नमस्कार। आज हम एक ऐसे केस की बात करेंगे जिसने दिल्ली को हिलाकर रख दिया था। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे एक छोटा सा डिजिटल सुराग एक शातिर अपराधी को सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए काफी था। तो इस कहानी में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? हम शुरुआत करेंगे दक्षिणी दिल्ली में हुए उस भयानक अपराध से। फिर जानेंगे कि आरोपी कौन था। उसके बाद हमलों का पूरा घटनाक्रम देखेंगे और फिर उस डिजिटल सफर को समझेंगे जिसने पुलिस को उस तक पहुंचाया। और आखिर में बात करेंगे उसके चौंकाने वाले कबूलनामे की। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है दक्षिणी दिल्ली के एक घर से। एक ऐसा घर जहां सपने देखे जाते थे, लेकिन एक सुबह वही घर एक खौफनाक वारदात का गवाह बन गया। देखिए, ये कोई आम मामला नहीं था। जो पीड़िता थी वो महज 22 साल की थी। आईआईटी दिल्ली से ग्रेजुएट और सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही थी। वो एक आईआरएस अधिकारी की बेटी थी, एक बहुत ही होनहार छात्रा जिनकी आंखों में देश की सेवा करने का सपना था। एक उज्जवल भविष्य सामने था, लेकिन एक ही पल में सब कुछ खत्म हो गया। जब ऑटोप्सी रिपोर्ट आई तो उसने एक दिल दहला देने वाली सच्चाई सामने रखी। मौत की वजह गला घोंटना थी, लेकिन शरीर पर मिले चोट के निशान ये साफ बता रहे थे कि उन्होंने आखिर तक अपने हमलावर का बहादुरी से मुकाबला किया था। एक हिंसक संघर्ष हुआ था। अब जैसे ही ये खबर फैली, पुलिस पर बहुत ज्यादा दबाव था कि अपराधी को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। और जानते हैं, उनकी जांच बहुत जल्दी एक ऐसे शख्स पर जाकर टिक गई जो उस परिवार के बहुत करीब रह चुका था। तो ये आरोपी था कौन? इसका नाम था राहुल मीणा। उम्र सिर्फ 19 साल, और ये पहले उसी परिवार में 8 महीने तक घरेलू सहायक का काम कर चुका था। दिक्कत ये थी कि उसे जुए की बहुत बुरी लत थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो अपना सारा पैसा वेश्याओं पर खर्च कर देता था और उसे हर हाल में बस पैसे चाहिए थे। असल में उस पर राजस्थान के अलवर में पहले से ही एक यौन उत्पीड़न का मामला भी चल रहा था। उसने जांचकर्ताओं को जो कहा वो उसकी मानसिकता को दिखाता है। उसने कहा, वो लोग तो मेरे लिए भगवान थे, बहुत अच्छे थे दोनों, लेकिन मुझे पैसा चाहिए था। मतलब एक तरफ तो वो परिवार को भगवान जैसा बता रहा था, लेकिन दूसरी तरफ पैसे की हवस हर रिश्ते से, हर अच्छाई से बड़ी हो गई थी। अब इस मामले को पूरी तरह समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक अकेला अपराध नहीं था, बल्कि ये कुछ ही घंटों के अंदर 2 अलग-अलग राज्यों में हुई हिंसा की एक कड़ी थी। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। महज 10 घंटे के अंदर क्या-क्या हुआ। अपराध वाली रात से पहले रात 10:30 बजे उसने कथित तौर पर राजस्थान के अलवर में एक रेप किया। फिर अगली सुबह 6:39 पर वो दिल्ली में पीड़िता के घर में घुस गया, क्योंकि उसे घर की सिक्योरिटी के बारे में सब पता था। और सुबह 7:20 बजे तक वो वहां से कैश और गहने चुराकर भाग चुका था। और फिर दोपहर तक वो दिल्ली के ही द्वारका में एक ओयो होटल में जाकर चेक इन कर चुका था। मतलब उसकी स्पीड और बेखौफ होने का अंदाजा लगाइए। आरोपी को शायद लगा होगा कि वो अब बच निकला है, लेकिन उसने अपने पीछे एक डिजिटल निशान छोड़ दिया था। एक ऐसा सुराग जिसे पुलिस किसी भी हाल में छोड़ने वाली नहीं थी। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि भागता हुआ एक आरोपी इतनी जल्दी आखिर पकड़ा कैसे गया? इसका जवाब टेक्नोलॉजी में छिपा है। हुआ ये कि उसने होटल पहुंचकर एक छोटी सी गलती कर दी। उसने ऑनलाइन जाने के लिए होटल का वाईफाई इस्तेमाल किया, और बस यही पुलिस के लिए सबसे बड़ा सुराग बन गया। उसने इंस्टाग्राम पर अपने एक रिश्तेदार से भी संपर्क किया। पुलिस ने फौरन उस वाईफाई के इंटरनेट प्रोटोकॉल डिटेल रिकॉर्ड्स यानी आईपीडीआर को एनालाइज किया, और इस डिजिटल निगरानी से पुलिस को उसकी एकदम सटीक लोकेशन मिल गई कि वो किस होटल में है। और ये कोई एक दो टीमों का काम नहीं था। इस केस को सुलझाने और आरोपी को पकड़ने के लिए 15 से भी ज्यादा स्पेशल पुलिस टीमें बनाई गई थीं। एक बहुत बड़ा कोऑर्डिनेटेड एफर्ट था, ताकि अपराधी ज्यादा देर तक बाहर ना रह पाएं। चलिए अब बात करते हैं उसके पकड़े जाने के बाद की। जब उससे पूछताछ हुई तो उसके कबूलनामे ने अपराध से भी ज्यादा हैरान करने वाली एक बात सामने रखी, और वो थी उसके अंदर पछतावे की पूरी तरह से कमी। जांचकर्ताओं से उसने क्या कहा? मैं उसे मारना नहीं चाहता था, पर बस हो गया। सोचिए, वो बार बार यही दोहराता रहा, बस हो गया, जैसे कि ये कोई हादसा हो, न कि एक सोची समझी क्रूर हरकत। वो साफ तौर पर अपने किए की जिम्मेदारी लेने से बच रहा था। उसके बयान भी लगातार बदल रहे थे, जो उसकी शातिर मानसिकता को दिखाते हैं। अदालत में तो वो कहता है, मुझसे गलती हो गई,
लेकिन जांचकर्ताओं के सामने वो बेशर्मी से इल्जाम पीड़िता पर ही डाल देता है। कहता है, अगर दीदी ने पैसे दे दिए होते तो ये नहीं होता। जांचकर्ताओं के लिए सबसे ज्यादा डराने वाली बात जानते हैं क्या थी? उसका बिल्कुल शांत रवैया। पूरी पूछताछ के दौरान वो एकदम शांत बना रहा। उसके चेहरे पर अपने किए का जर्रा भी पछतावा नहीं था, कोई अफसोस नहीं था। ये दिखाता है कि वो अपने भयानक काम को लेकर कितना ज्यादा उदासीन था। तो आखिर में ये मामला हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब पैसों की तंगी जैसा एक सीधा सा मकसद इतनी बेरहम और संवेदनहीन हिंसा को जन्म दे सकता है, तो क्या ये चीज अपराध को कम जटिल बनाती है या और भी ज्यादा खौफनाक?